कि मान लो कि मैं जैसे एक छोटा सा ना एक एग्ज़ाम के साइकिक के बारे में कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा था, है ना। अब बताता हूँ तो बातें। चाहे मेन का एग्ज़ाम हो चाहे एडवांस का एग्ज़ाम हो, ये मान के चलना कि कुछ सवाल आसान ही आएंगे। जैसे इस बार जो मेन का सब पेपर था उसके बारे में अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा बेटा पेपर है ना, कुछ भी कर लो, 25 सवालों के अंदर से ये तो तय बात है कि 12-13 सवाल तो पक्के आसान आएंगे और 6-7 सवाल ऐसे आएंगे जिनमें तुम झगड़ा करोगे, लड़ोगे, गिरोगे, पड़ोगे, उठोगे, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ढंग से पेपर किया जाए ना, तो कोई भी एवरेज बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो ठीक है एवरेज पढ़ाई करता है, स्मार्ट है, ठीक है, एप्टीट्यूड IQ उसका अच्छा है, ठीक है, सही, बिल्कुल डम्ब नहीं है, ठीक है, और ठीक ठाक पढ़ाई करता है, ठीक ठाक सिंसियर है, बट ही इज़ स्ट्रीट स्मार्ट, तो वो हमेशा ही उन 25 सवालों के अंदर से किसी न किसी तरीके से लगभग 17-18 सवाल वो ढूंढ लेगा जिससे उसका काम बन जाए, बिल्कुल ढूंढ लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसे। जैसे आप 25 सवालों के अंदर से 18 सवाल ढूंढते हो वैसे आप ना काफी बड़ा काम कर लेते हो। अठारह सवाल करने का मतलब लगभग बेटा मेरे ख्याल से 220 मार्क्स के आसपास मामला बैठता है अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हो तो। इसलिए मैंने कहा ना कि आपने सवाल छांटे, आपने रैंडमली नहीं किए, आपको जो आते थे आपने कर दिए, जो नहीं आते थे वो छोड़ दिए। जिन सवालों में थोड़े टफ थे और आपको लगा कि बन सकता है उसको आप ट्राई करते गए, तो ऐसे करते करते बड़े आराम से 220 के आसपास मार्क्स आ सकते हैं। तो एम्फेसाइज किस पे करना है? एम्फेसाइज करना है जो सवाल हमें आते हो, जो आसान हो। यही हाल एडवांस का है, एडवांस का जो पेपर है उसके अंदर अगर ध्यान से देखो तो कट ऑफ तो 35% है। हमारी एग्जाम्स है कि 10वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते ऐसे होती है कि ना मेरे 90% आने चाहिए, 92% आने चाहिए, 95% आने चाहिए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी एक्सपर्टाइज इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि मैं 95% चीज़ें सही कर दूँ। ऐसा थोड़ी होता है, अब थोड़ी हो रहा है ऐसा। अब तो कट ऑफ जो 35% है जनरल कैटेगरी की, बाकी कैटेगरीज तो और कम है। तो 35% जिस एग्जाम में कट ऑफ होगी उसके अंदर आपको उस पेपर पर अटैक थोड़ी करना है, बल्कि उस पेपर के अटैक से अपनी इज्जत बचानी है कि यार मैं किसी तरह से रास्ता निकाल लूँ, बेइज्जती होने से बच जाए मेरी, है कि नहीं। तो उसमें आप क्या करोगे, हर सवाल पर अटैक नहीं करोगे, आप अपने कंफर्ट जोन ढूंढोगे पेपर के अंदर कि यार मुझे ये आता है, ये नहीं आता, जो आता वो कर लूँगा, जो नहीं आता छोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है। मेरा कंफर्ट जोन मान लो कॉम्प्रिहेंशन करना, मैं कॉम्प्रिहेंशन ढूंढूंगा और निपटा दूंगा। मेरा कंफर्ट जोन जो है वो ऐसा है कि यार काश कोई सवाल मुझसे वेव्स का पूछ ले, थर्मोडायनामिक्स का पूछ ले, मैं यूं कर लूंगा। तो सवाल ढूंढे कि यार कौन से वेव्स के और थर्मोडायनामिक्स के सवाल है, किए और निपटा दिए। तो ऐसे केस में है ना, हमें बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव नहीं बनना है कि यार मैं सब चीज़ें कर लूँगा। अरे नहीं, सब चीज़ें कहाँ से कर लोगे। एडवांस में जो टॉप कर रहा होगा बच्चा उसके भी 100% मार्क्स नहीं आ रहे, हम कहाँ से ले आएंगे। अगर हमने हर सवाल करने की कोशिश की, अगर हमने हर चीज़ करने की कोशिश की तो हम निपटेंगे, बल्कि उस पूरे के पूरे पेपर के अंदर ढूंढोगे कहाँ पर कोई ऐसे लूप होल्स हैं, कहाँ पर ऐसे वो रास्ते हैं जहाँ से मैं नंबर निकाल सकता हूँ, जहाँ से नंबर खींच सकता हूँ कम टाइम के अंदर। जैसे है ना आजकल तो है ना पेपर क्या जेईई का जो फॉर्म है ना वो ऑनलाइन ही आता है। हमारे ज़माने में ना IIT का जो फॉर्म था वो ऑफलाइन आया करता था और बैंक में मिलता था। तो बैंक में पहले लंबी सी लाइन लगती थी, उस लाइन में जाते थे, फॉर्म लेके फिर आते थे, ठीक है। ऐसे यूँ बिल्कुल ब्रोशर टाइप आता था ऐसे फॉर्म, ठीक है। और उसको भरते थे, फिर भरने के बाद वो है ना जो भी IIT उस एग्ज़ाम को करा रही होती थी, कई बार दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर अलग अलग IIT एग्ज़ाम कराती हैं, तो उस IIT उसको पोस्ट करते थे, फिर वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड आता था, फिर बाद में एडमिट कार्ड आता था, ऐसे होता था। तो मुझे अभी भी है ना उसका जो ब्रोशर का जो पहला पेज है ना उसके पीछे जो लिखी हुई चीज़ें थी ना उसमें से एक बात आज तक याद है। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि IITs किस तरह के बच्चे सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि IITs किस तरह के बच्चों को ढूंढ रहे हैं। तो उसमें बाकी बातें तो बहुत ही ऑब्वियस थी कि है ना IQ अच्छा होना चाहिए, एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। एक चीज़ मैंने उसमें नोटिस की जो मेरे को बढ़िया लगी कि स्टूडेंट शुड बी गुड डिसीजन मेकर। अब ज़रा इस बात को सोचो कि कैसे IIT कैसे डिसाइड करता होगा, IIT अपने एग्ज़ाम को किस तरह से
एग्जाम को किस तरीके से बनाता होगा कि वो इस बात को छांट सके कि अच्छे डिसीजन मेकर के ही नंबर आने चाहिए और ख़राब डिसीजन मेकर के नंबर नहीं आने चाहिए, कैसे डिसाइड करता होगा। तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ना वो एग्ज़ाम को, सवालों को इस तरह से प्लेस करती हैं कि बच्चा है ना वो फंस जाए, और जो कोई ख़राब डिसीजन मेकर होगा ना वो बस फंसा ही रह जाए, और जो अच्छा डिसीजन मेकर होगा ना वो जल्दी समझ जाए कि कौन सा सवाल करना है और कौन सा छोड़ना है, किस सवाल को कितना समय देना है और कितने समय के बाद उस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ना है। वो अच्छे से डिसाइड कर सके कि यार मुझे सवालों के साथ कोई ईगो फाइट नहीं करनी है, मुझे किसी तरह से नंबर से मतलब है। ये सवाल 4 नंबर का है तो अगला सवाल भी तो 4 नंबर का है, इस सवाल के साथ ऐसी क्यों ईगो लेके बैठा हूं कि मैं यही करता जा रहा हूं। समझ रहे इस बात को। मैथ्स का मान लो कोई सवाल आ गया है ना खतरनाक सा, और अपन ने तो ईगो पे ले लिया, एक्चुअल एग्जाम में ईगो पे ले लिया, जिस दिन मतलब अपनी लाइफ में ये डिसाइड होना है कि आईआईटी दिल्ली मिलेगी या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मिलेगी, जिस दिन ये डिसाइड होना था उस दिन हमारे दिमाग में ये ठन गई कि यार ये वाला सवाल तो करना ही है। ठननी नहीं चाहिए थी, ठन गई हमारे अंदर कि यार आज तो है ना मजा के रहेंगे, ये वाला सवाल करेंगे। बल्कि इस सवाल में कुछ खास बात नहीं है, अगला सवाल भी 4 नंबर का ही है, ये सवाल भी 4 नंबर का है, लेकिन ना बस हम अच्छे डिसीजन मेकर नहीं, हम फंस गए उसके अंदर। हम सवाल देखकर समझ नहीं पाए कि यार ये वाला सवाल जो है छोड़ने के लिए ही बना है, हम नहीं समझ पाए इस बात को। हमने ईगो पे ले लिया कि यार ये तो मैं करके रहूँगा, फिर करते रहे। उस मैथ्स का सवाल था, एक्सप्रेशन सॉल्व करते गए 5 मिनट बाद वही एक्सप्रेशन वापस से आ गया सॉल्व करते करते। फिर लगा कि अरे थोड़ी देर और सॉल्व करता हूँ, बस आंसर आने वाला ही है। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट बाद सोचते हैं कि बस आंसर आने वाला ही है, अगर मैंने इसको सोल्व नहीं किया तो ये 10 मिनट भी वेस्ट हो गए। फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंस गए कि 15-17 मिनट इस तरह से वेस्ट हो गए। और ये जो टाइम वेस्ट हुआ ना, ये उसके बाद मान लो आंसर नहीं आया, 17 मिनट लग गए, 18 मिनट लग गए और आंसर नहीं आया। अब अगला वाला सवाल जब तुम कर रहे हो ना, तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो लूज हो चुका है कि यार अब नहीं हो पाएगा। मतलब इस 17 मिनट के अंदर लोग बाग 3 सवाल करके बैठे होंगे, मैं 3 सवाल पीछे चला गया। वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अब आगे फर्क और डालेगा। तो इसलिए मैं अभी भी कहूँगा कि एग्जाम गिविंग स्किल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझा करो इस बात को, हमेशा समझा करो इस बात को। एग्जाम गिविंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी तुमको एक खास बात फिर से इस बात को रिपीट करके बोलता हूँ कि यू शुड बी वेरी गुड डिसीजन मेकर्स। और कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है तुम समझ ही गए, कौन सा सवाल करना है कौन सा नहीं करना है, किस सवाल को कितना समय देना है और कितने समय के बाद छोड़ना है, ये डिसीजन मेकिंग ही तो है। पूरे के पूरे 2-3 साल की मेहनत करने के बाद इंसान जिस एग्ज़ाम को दे रहा होता है, उस सिचुएशन के अंदर कोई इंसान अगर अच्छे से डिसीजन ले पाता है, इट मीन्स दैट ही इज़ स्मार्ट। तो इस तरह से अच्छे डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो बड़े आराम से थोड़ा सा एग्ज़ाम बेटर तरीके से दे पाते हैं। ठीक, बाकी बातें करते रहेंगे, आगे चलते हैं।